विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद के बारे में देखेंगे। अनुवाद, आज की कक्षा में हम अनुवाद के बारे में देखेंगे। अनुवाद क्या होता है? यह हमारे लिए एक व्याकरण अंश है इस सत्र में कि हमें हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। कहाँ से? जिस भाषा आपका माध्यम है, परीक्षा का माध्यम है। मतलब आप में से कुछ लोग अंग्रेजी से लिखते हैं, कुछ लोग तेलुगु से लिखते हैं। मीडियम जिसको कहते हैं ना, माध्यम। तो तेलुगु वाले होंगे तो तेलुगु का एक वाक्य लेकर उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। और उसी तरह अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए एक इंग्लिश वाक्य दिया जाएगा, उसको आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये होगा हमारे प्रश्न पत्र में। तो इससे पहले, मैंने प्रश्न पत्र में तो ऐसे ही दिया जाता है, इससे पहले हम यह भी देख लेंगे कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद यह एक भाषिक प्रक्रिया है। माने हम कुछ अब तक कबीरदास जैसा कवि, साहित्य, कविता, इन सब को हम साहित्य के माध्यम से देखते हैं। लेकिन अनुवाद जो है वो एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषा से संबंधित प्रक्रिया के रूप में हम अनुवाद को देखते हैं। तो अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है? अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है कि पीछे या बाद में कहना। इसका अर्थ क्या है? पीछे या बाद में कहना। माने जो भाव पहले एक भाषा में कहा गया हो उसको फिर से अन्य भाषा में कहने की प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। एक भाव एक भाषा में बताया गया है, उसी भाव को अन्य किसी भाषा में, दूसरी भाषा में उसी भाव को हम लेके जाते हैं, उसी भाषा में कहते हैं। उसको हम अनुवाद के रूप में, अनुवाद के नाम से पुकारते हैं। उस प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। माने किसी भाषा में कही गई विषय को दूसरी भाषा में कहना। एक भाषा में कही गई बात, जो भी विषय होंगे, कही गई बातें होंगे, उनको दूसरी भाषा में कहना ही हम अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद करते समय इस अनुवाद का महत्व क्या है? किस लिए अनुवाद? आज तो हम कहते हैं कि अनुवाद का युग, क्योंकि आजकल का युग जो है वो अनुवाद का युग माना जा रहा है साहित्य के इतिहास में भी। क्यों? किस लिए वो नाम आना पड़ा? क्योंकि अनुवाद के माध्यम से क्या होगा कि अनुवाद से सांस्कृतिक समन्वय होगा। यहाँ पर बताया गया है अनुवाद से सांस्कृतिक समन्वय। माने एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से जो लेन देन की जो बात होते हैं उसमें जो समन्वय की भावना आती है वह अनुवाद के माध्यम से ही साध्य है। उसी प्रकार बहु संस्कृतियों का परिचय होगा। बहु संस्कृतियों का परिचय माने हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं उसके रीति रिवाज ये सब एक प्रकार से होते हैं। और अगर हम बहुत सारे ऐसी संस्कृतियां हैं विश्व में जिसको शायद हम नहीं जानते, तो ऐसे संस्कृतियों से हमारा परिचय कैसे होगा कि वहाँ का साहित्य, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, इन सब को जब हम देखेंगे, इन सब को जब हम सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ की संस्कृति में क्या क्या लिखा गया है, वहाँ की रीति रिवाज कैसे हैं, संप्रदाय कैसे होंगे, और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होगा, पालन पोषण कैसा होगा, वे उनका खाने पीने की वेशभूषा कैसी होगी। इन सब की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी कि वहाँ की संस्कृति का परिचय। संस्कृति का परिचय कैसे होगा? उनके साहित्य के माध्यम से होगा। माने वहाँ के उपन्यास, नाटक, ये सब अगर ये सब हमारी भाषा में आए तब हम उसको अपनी बहु संस्कृतीय परिचय के रूप में हम ले सकते हैं और वहाँ की संस्कृति से हम परिचय पा सकते हैं।
उसी प्रकार विश्व साहित्य ज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार का माध्यम के रूप में भी हम अनुवाद को देखते हैं। देखिए, विश्व साहित्य अभी मैं बताई थी कि कहीं पर जर्मनी का कोई साहित्य निकला हो, उसको हम हमारी भाषा में, हमारी हिंदी में अनुवाद करके, हम कोई एक व्यक्ति होगा जर्मन और हिंदी दोनों भाषाओं को जानने वाला, उसने उस कहानी या उस नाटक को हिंदी में अनुवाद किया, तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि विश्व भर के साहित्य में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आजकल चल रही है। उसी तरह ज्ञान का भी कोई एक विषय हम जानते नहीं, उस विषय का ज्ञान हमें वहाँ के अनुवाद साहित्य पढ़ने के बाद, वहाँ के साहित्य को हम अपनी भाषा में अनुवादित होने के बाद, पढ़ने के बाद हमें वहाँ का ज्ञान भी प्राप्त होगा। उसी प्रकार तकनीकी, कोई एक कला कैसे सीखें, वहाँ के लोग ही जानते हैं उस कला को, वह हम तक कैसे पहुँचे कि वहाँ की कला को हम अपने तक एक अनुवाद के रूप में लेके आएंगे। तब हमें पता चलेगा कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, टेक्निकल इश्यूज जिसको कहते हैं, वो सब हम तक अनुवाद के माध्यम से आएंगे। तब हमें पता चलेगा कि यह कैसे आया है, इसके मूल में क्या है ना। इस तरह अनुवाद से हमें विश्व साहित्य से परिचय प्राप्त हो जाता है, हमारे ज्ञान में भी माने हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, और तकनीकी के प्रचार प्रसार का माध्यम के रूप में भी हम अनुवाद का विनिमय कर सकते हैं। उसी प्रकार भाषा का भी आदान प्रदान होता है। देखिए, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अनुदित होते होते वे उस भाषा के ही हो जाते हैं। आप तो देखते हैं कि हमारे तेलंगाना में तो बहुत सारे हिंदी उर्दू शब्द ऐसे घुल मिल गए कि अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी उनको आसानी से बोल लेता है। कैसे कि पहले से जो परंपरा चलती आई है यहाँ पर, कि वो जो शब्द हैं वो हम अलग से पहचान नहीं पाते कि ये हिंदी शब्द है या उर्दू शब्द है या अंग्रेजी शब्द है या तेलुगु शब्द है, ऐसे मिल जाते हैं। माने भाषा का आदान प्रदान भी अनुवाद के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये है अनुवाद का महत्व, माने हमें अनुवाद किस लिए करना चाहिए, इसको हम देखे हैं। और अनुवाद के नियम क्या हैं? अनुवाद के नियम क्या हैं कि अनुवाद को करते समय माने एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय हमें कुछ विषयों को दृष्टि में रखने की आवश्यकता होती है। वो क्या है कि अनुवाद करते समय शब्दानुवाद से ज़्यादा अर्थानुवाद को प्रमुखता देनी होगी। शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, ये दोनों क्या है कि शब्दानुवाद का अर्थ है वहाँ पर जो शब्द है उसका ठीक अनुवाद। बचपन में कहते थे, अंग्रेजी में दिया जाता था ग्रैंडफादर, तो उसको हिंदी में लिखो, बोलने से उसका अर्थ क्या होना चाहिए? दादाजी होना चाहिए, है ना। ग्रैंडफादर का मतलब है दादाजी, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिखते थे बड़ा बापू, ग्रैंड या ग्रेट, उत्तम बापू, है ना। इसी प्रकार एक तेलुगु का नाम होता है नोकराजू, नो का मतलब सूजी, हाँ, उसको क्या सूजी राजा लिखें, कैसा लगेगा वो ऐसे लिखने से, है ना। मतलब शब्दानुवाद, इसको ट्रू ट्रांसलेशन, माने जो शब्द उधर दिया गया है उसका अनुवाद, बस ऐसा शब्दों का शब्दों में अनुवाद करने से उसमें जो रस है वो नीरस हो जाएगा, उसमें से रस जो है वो निकल जाएगा, उसका जान ही निकल जाते हैं, है ना। तो शब्दानुवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उसे अर्थानुवाद करने के प्रमुखता दी जानी चाहिए। अर्थानुवाद का मतलब है जो भाव बताए गए हैं हमें पहले उसको पकड़ना चाहिए, कि कोरा शब्द अनुवाद करने से उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अर्थानुवाद माने भाव का,
उस वाक्य में क्या कहा गया है उसके अर्थ को हमें जानना चाहिए। अर्थ को जानने के बाद अनुवाद करना चाहिए। ओके, ये है अनुवाद करते समय हमें जिन नियमों का पालन करना है। उसमें पहला नियम है, अनुवाद करते समय शब्दानुवाद से ज़्यादा अर्थानुवाद की ओर हमें अधिक मुड़ना चाहिए। उसी प्रकार मूल भाषा एवं स्रोत भाषा, इन दोनों की सहजता को दृष्टि में रखना चाहिए। मूल भाषा मतलब जिस भाषा में वह वाक्य या कहानी या नाटक है वह मूल भाषा है, और जिस भाषा में हम उसका अनुवाद करना चाहते हैं वह है स्रोत भाषा। मतलब आप जिस भाषा में वह वाक्य है वह तो मूल भाषा है, और उसको जिस अन्य भाषा में ले जाना चाहते हैं वह है स्रोत भाषा। तो यहाँ पर दोनों की सहजता को दृष्टि में रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये सहजता क्या होती है कि एक एक भाषा की एक एक सुंदरता होती है, उसकी रूप सुंदरता, भाषा का गढ़ना जिसको कहते हैं, शेप, लय है ना, उसको उच्चारित करते समय अलग प्रकार से उच्चारित करना होगा, लिखते समय और शब्दों का प्रयोग करते समय कुछ व्याकरण के अंश जो हैं वो अलग भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ तक हमारी संबंध है, हम हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं को ही देख लें। अगर इन तीनों भाषाओं के देखते हैं तो हिंदी और तेलुगु में ज़्यादातर मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जाते समय ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए, मेरा भाई, उसको वहाँ तक क्यों मामा हो चाचा हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है अंकल। और उसी तरह मामी चाची है ना, दादा नाना, दादी नानी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, बहुरानी। ऐसे कुछ शब्द, कुछ रिश्ते, कुछ विभिन्न प्रकार के फल, कुछ प्रकार के संप्रदाय, कुछ प्रकार के औजार जिसका हम विनिमय करते हैं, शायद ऐसे वस्तु या ऐसे औजार या ऐसे रिश्ते उस भाषा में ना हो सकते हैं। ये थोड़ी कंपलसरी थोड़ी है कि उसमें होना है, ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ शब्द नहीं मिलते तो भी हम उसका अनुवाद करते समय उस भाषा की सहजता पर हमें दृष्टि रखनी चाहिए। व्याकरण के अंशों को, लिंग, वचन, ये सब अनुवाद करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार काल, जिस काल में दिया गया है अनुवाद, उस काल में ही हमें अनुवाद करना चाहिए। मतलब एक वर्तमान काल का एक वाक्य दिया गया है तो उसको वर्तमान काल में ही हमें अनुवाद करना है, उसको भूतकाल में नहीं लेके जाना। अगर काल बदलो बोलने से हम व्याकरण में करते समय उसको हम काल बदलो बोलने से उस काल से मैंने वर्तमान काल में दिया गया हो तो भूतकाल में दिया गया है तो भविष्य काल में, ऐसा बदलने के लिए कहा गया है तो बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मात्र अनुवाद करना है। जिस वाक्य को हम देखते हैं उस वाक्य को अगली भाषा में कैसे अनुदित करें, इसके लिए हमें क्या कहना चाहिए, शब्दानुवाद नहीं बल्कि अर्थानुवाद करना चाहिए। और दोनों भाषाओं की सहजता एवं सुंदरता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मनचाहा अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से। लेकिन जब यही अगर थोड़ा मात्रा लेवल जिसको बढ़ गया हो, माने और आप बड़े होकर कुछ आप में से कोई महान ट्रांसलेटर, अनुवादक बन सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहला जो भी ग्रंथ दिया गया है आपको अनुवाद करने के लिए, या कोई कहानी जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते समय कहानी लेखक कौन है, उसका देश काल कैसा था, उसका वातावरण कैसा था, उसकी मनोदशा कैसी थी और उसने ऐसी कहानी क्यों लिखा है,
इन सबको दृष्टि में रखते हुए हम उस कहानी को अपनी भाषा में अनुदित करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कुछ वो कहा हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा कैसा लिख देने से कहानी की सुंदरता, भाषा की सुंदरता वो अटपट लग जाती है, वो पूरी तरह से बैठती नहीं उसमें, है ना। पढ़ने वालों को जैसे खटकता है ना, ऐसा हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मधुर पदार्थ खाते समय उसमें कड़वाहट मिल गया, ऐसा दोनों का मिलाप अच्छा नहीं होगा तो वो देखने में असुंदर हो जाती है ना। जब भी हम अनुवाद करते हैं उस समय ये जो है प्राथमिक नियम है। अनुवाद एक शास्त्र है। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, पीजी में अगर जाना है तो अनुवाद एक सेपरेट पेपर होगा हमारे लिए, उसके विषय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि यही एक ग्रामर पॉइंट है, व्याकरण के विषय में हम इस अनुवाद को लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वाक्य लिख के लेके आई हूँ, माने पहले अंग्रेजी में फिर तेलुगु में। हमें दोनों भाषाओं में देते हैं, पब्लिक परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र आपको मिलता है उसमें दोनों भाषाओं में देते हैं। उनको हमें क्या करना चाहिए, हिंदी में अनुदित करना चाहिए। हमारे यहाँ एक एक वाक्य ही दिया जाता है, कहीं कहीं एक एक पैराग्राफ देते हैं, जो उनकी मर्जी, लेकिन हमारे यहाँ तो एक एक वाक्य दिया जाता है। उस वाक्य को पहले पढ़िए, उसको उसका अर्थ क्या होगा पहले सोचिए। उसमें हमें कौन कौन से विषयों को ध्यान में रखना चाहिए कि लिंग क्या है, वचन क्या है और काल क्या है। इन तीनों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इन तीनों को देखते हुए जो भी वाक्य हमें दिया गया है उसको हम दूसरी हिंदी भाषा में अनुदित करते हैं। आप में से तेलुगु मीडियम के भी विद्यार्थी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी, इसलिए मैंने दोनों वाक्यों को तैयार किया और उसका अर्थ भी उसी के नीचे दे दी मैं, क्योंकि अगर आप और भी थोड़े वाक्य अपने आप से लेकर आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, तो अब देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह के प्रश्न आएंगे। देखिए यहाँ पर पहला देखिए, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज ऑन द टेबल, इसको तेलुगु में कैसे दिया गया है, कलमु बल्लपै उन्नदी। कलमु बल्लपै उन्नदी। इसको हिंदी में क्या कहें, कलम मेज पर है। कलम मेज पर है। इसको और एक तरीके से कैसे कह सकते हैं, मेज पर कलम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेज पर कलम है, कलम मेज पर है ना। दूसरा देखिए, किरण इज ए गुड बॉय। किरण इज ए गुड बॉय। इसको तेलुगु में किरण मंची बालुडु, किरण मंची बालुडु कह सकते हैं। माने तेलुगु वालों के लिए अगर ऐसा दिया गया है कि किरण मंची बालुडु, तो उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, किरण अच्छा लड़का है। किरण अच्छा लड़का है। और एक देखिए, द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। आవు పాలు ఇచ్చును। आవు पालू इच्चनु। इसको हिंदी में कैसे कहें, गाय दूध देती है। देती क्यों आई, आవు पालू इच्चनु, गाय दूध देती क्यों, क्योंकि गाय जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, देता नहीं होता, गाय दूध देती है। उसी तरह नीलिमा टीचर्स లెసన్స్। నీలిమ టీచర్స్ లెసన్స్। నీలిమ పాఠము చెప్పుచున్నది। पाठमुలు भी कह सकते हैं, पाठमु। नीलिमा पाठ पढ़ाती है। नीलिमा पाठ पढ़ाती है, वो एक विद्यार्थिनी होगी, नहीं तो अध्यापिका के लिए तो पढ़ाती हैं बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीलिमा को एक विद्यार्थी के रूप में दिया है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई।
पांचवा देखिए, द बर्ड्स फ्लై ఇన్ ద స్కై. పక్షులు ఆకాశములో ఎగురుచున్నవి. పక్షులు ఆకాశములో ఎగురుచున్నవి. इसको क्या कहना है? चिड़िया आसमान में उड़ती हैं. सुना आपने? चिड़िया आसमान में उड़ती हैं. बहुवचन है ना. चिड़िया पक्षुलु आसमान में. चिड़िया एक वचन है, चिड़िया बहुवचन. सो चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, है ना. और अगर प्रश्न करना है, कोई एक प्रश्न का अनुवाद कैसे होगा? डू यू नो तेलुगु, है ना. प्रश्न वह है, डू यू नो तेलुगु. उसको तेलुगु में कैसे कहें? नीकु तेलुगु तेलुसा, है ना. नीकु तेलुगु तेलुसा. तो इसको हिंदी में क्या कहना है? क्या तुम तेलुगु जानते हो? क्या तुम तेलुगु जानते हो? अगर इसको ये क्या तुम तेलुगु जानते को, इसको अगर हम तेलुगु में अनुवाद करना है, ఏమిటి నీకు తెలుగు తెలియనా, ऐसा नहीं कहते. నీకు తెలుగు తెలుసా ऐसे कहते हैं. तो इसके लिए हिंदी में क्या होगा? अलग से हम एक शब्द को ऊपर से लेके आए हैं. क्या, क्या तुम तेलुगु जानते हो? నీకు తెలుగు తెలుసా. हाँ, तो इसी प्रकार हम विभिन्न वाक्यों को, मैं आपके लिए 34 तक लेके आई हूँ. एक एक मैं पढ़ूँगी. आप ऐसा कीजिए कि एक नोटबुक रख लीजिए और उसमें जो भी पाठ बताया गया है उसको लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही वाक्य आते हैं. यहाँ पर उधर इधर उधर का नाम लिंग वचन कुछ बदल सकते हैं, लेकिन वाक्य तो ऐसे ही होंगे हमारे लिए परीक्षा के लिए. तो आप इन सबको एक एक करके लिख लीजिए, है ना. पहले सुनिए, मैं जैसे पढ़ रही हूँ. दिव्या सिंग्स सॉन्ग्स वेरी वेल. दिव्या सिंग्स सॉन्ग्स वेरी वेल. दिव्य పాటలు బాగుగా పాడును. दिव्य పాటలు బాగుగా పాడును. इसको हम हिंदी में कैसे कहें? दिव्या गीत अच्छी तरह गाती है ना बेटा. दिव्या गीत अच्छी तरह गाती है. दिव्या गाना गाती है. दिव्य पाठ పాడుచున్నది. దివ్య గీత్ అచ్చి తర. దివ్య పాటలు బాగుగా పాడును. दिव्य गीत अच्छी तरह गाती है. उसी प्रकार चंद्रा प्लेस क्रिकेट. चंद्र प्लेस क्रिकेट. चंद्र क्रिकेट ఆడుతాడు. చంద్ర క్రికెట్ ఆడుతాడు. इसको हिंदी में कैसे कहें? चंद्रा क्रिकेट खेलता है. क्यों? चंद्रा नामक एक लड़का है, वो एक वचन शब्द है, पुल्लिंग एक वचन, इसलिए अंत में क्या आता है? खेलता है ना. खेलता है. राम गोes to स्कूल. राम गोes to स्कूल. रामु बड़की పోతాడు, माने वह रोज़ स्कूल जाता है. इसी तरह इसको भी रामु बड़की పోతాడు ऐसा दिया गया है. तो राम पाठशाला जाता है, उसकी रोज़ रोज़ की प्रक्रिया है, उसी तरह वह जाता है ऐसा कहा गया है. द कैट ड्रिंक्स मिल्क. कैट ड्रिंक्स मिल्क. पिल्ली पालू तागुनु, है ना. ऐसे इसको हम क्या कह सकते हैं? सार्वजनीन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं ना, ऐसे होते हैं. सूरज पूरब से निकलता है ना. इनको हम माने जितने भी साल बीते या आए चले जाए कुछ भी हो, ये सत्य बदलते नहीं, है ना बेटा. बिल्ली दूध पीती है. बिल्ली दूध पीती है. बिल्ली शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बिल्ली दूध पीती है. पिल्ली पालू త్రాగును तेलुगु में कहते हैं इसको. पिल्ली पालू तागुनु. बिल्ली दूध पीती है, ऐसा लिखना होगा. अगला देखिए. दे केम फ्रॉम ఢిల్లీ. దే కేమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ. వారు ఢిల్లీ నుండి వచ్చిరి. దే मतलब वे. వారు ఢిల్లీ నుండి వచ్చిరి. वे दिल्ली से आए.
वे दिल्ली से आए। दिल्ली, दिल्ली नहीं, हम हिंदी में दिल्ली कहते हैं। दिल्ली, वे दिल्ली से आए। వారు ఢిల్లీ నుండి వచ్చిరి। इसको हम वे दिल्ली से आए कह सकते हैं। Rama has eaten bread. Rama has eaten bread. రాముడు రొట్టె తినెను। రాముడు రొట్టె తినెను, भूतकाल है ना। राम ने रोटी खाई। आपको पूछना चाहिए था कि राम पुल्लिंग शब्द है तो खाई कैसे आई, है ना। जब ने प्रत्यय का प्रयोग होता है तो क्रिया जो है वो कर्म से, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। यहाँ पर रोटी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए राम ने रोटी खाई। राम पुल्लिंग शब्द है लेकिन रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए राम ने रोटी खाई। इसी को मैंने कहा पहले, अनुवाद करते समय हमें भाषाओं के व्याकरण के प्रति, है ना, उसकी सहजता के प्रति भी हमें ध्यान होना चाहिए, तभी एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। और देखिए, राधा वेंट टू मार्केट। राधा वेंट टू मार्केट। राधा बाजारुकु వెళ్ళినది। तेलुगु में इसको क्या कहते हैं? राधा बाजारुकु వెళ్ళినది। इसको हम हिंदी में क्या कहें? राधा बाजार गई है। राधा बाजार गई है, मतलब इसको हम आसन्न भूतकाल, अभी अभी जो हुआ है उसको हम ऐसे कह सकते हैं। I have seen this picture. I have seen this picture. నేను ఈ సినిమా చూచితిని। पिक्चर सिनेमा, నేను ఈ సినిమా చూచితిని। तेलुगु में चलनचित्र भी कह सकते हैं, कुछ भी, है ना। मैंने यह सिनेमा देखा। देखिए, सिनेमा पुल्लिंग शब्द है। मैंने यह सिनेमा देखा, यह बात मैं भी कह सकती हूँ, और एक पुरुष पुल्लिंग शब्द भी हो सकता है, स्त्रीलिंग शब्द भी। मैं के लिए कोई लिंग नहीं होता, है ना। मैं के लिए वचन होता है। मैं एक वचन है तो हम बहुवचन है, लेकिन मैं का लिंग नहीं है। मैं स्त्रीलिंग में भी मैं ही हूँ, पुल्लिंग में भी मैं ही होगा। स्त्रीलिंग में भी मैं ही, मैं అంటే मैं का मतलब क्या है? नेनु। तेलुगु में नेनु का कौन कौन कह सकता है? एक पुल्लिंग व्यक्ति भी मैं कह सकता है, एक स्त्रीलिंग व्यक्ति भी मैं कह सकती है। तो मैं के लिए कोई लिंग नहीं होता, तो मैं ने यह सिनेमा देखा, ये हुआ इसका अनुवाद। और 15 वाला देखिए, माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू चेन्नई। माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू चेन्नई। నా మిత్రుడు చెన్నైకి వెళ్ళినాడు। నా మిత్రుడు చెన్నై వెళ్ళినాడు। इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो कैसे करें? मेरा मित्र चेन्नई गया है। मेरा मित्र चेन्नई गया है। और उसी तरह, महेश हैड कम हियर एस्टरडे। महेश हैड कम हियर एस्टरडे। మహేష్ నిన్న ఇక్కడికి వచ్చెను। మహేష్ నిన్న ఇచ్చటికి వచ్చెను। कल आया था। महेश कल यहाँ आया था। महेश कल यहाँ आया था। महेश यहाँ कल आया था। महेश इక్కడికి నిన్న వచ్చెను। महेश निन्न इక్కడికి వచ్చెను। इधर से इस तरह या उस तरह आप इस वाक्य को उतना ही हमें फ्रीनेस है कि एक ही शब्द को इधर उधर कर सकते हैं, नहीं वरना और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम महेश कल यहाँ आया था, महेश यहाँ कल आया था, ऐसे में कुछ भी लिखे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट 17वां देखिए, राजू इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। राजू इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसको तेलुगु में कैसे कहें? राजू मैदानमुलो आडुचू उन्नाडु। देखिए आप ठीक तरह से, राजू मैदानमुलो आडुचू उन्नाडु, ఈజ్ प्लेइंग, है ना। तो इसको हिंदी में कैसे अनुवाद करें? राजू मैदान में खेल
रहा है ना बेटा। खेलता वर्तमान काल, खेल रहा, इसको क्या कहेंगे पता है आपको? तात्कालिक वर्तमान काल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस उस तरह हम इसको यहाँ पर अंग्रेजी में जो कंटिन्यूअस है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। राजू मैदान में खेल रहा है, आड़ुचू उन्नाडु। जब हम देख रहे थे तब तक वो वही काम कर रहा था, उसको हम तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना। मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं। నేను చెప్పుచూ ఉన్నాను, మీరు వినుచూ ఉన్నారు, इसको हम तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। उसी तरह రాజు ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ది గ్రౌండ్, రాజు మైదానంలో ఆడుచూ ఉన్నాడు, రాజు मैदान में खेल रहा है कह सकते हैं, है ना बेटा। उसी तरह देखिए दूसरा, माय फादर वाज राइटिंग ए लेटर, माय फादर वाज राइटिंग ए लेटर। देखिए भूतकाल में वर्तमान स्थिति का भूतकाल में वर्तमानता का होना। మా నాన్నగారు ఉత్తరము వ్రాయుచుంటిరి, మా నాన్నగారు उत्तरम व्रायुचुंटिरी। तेलुगु वाले भी ठीक तरह से इसको समझ लीजिए, अंग्रेजी वाले भी ठीक तरह से इस बात को, इस काल को समझ लीजिए। मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, व्रायुचु उंटिरी। मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, रहे हैं नहीं, व्रायुचु युन्नारु होगा तो लिख रहे हैं का मतलब क्या है? वर्तमान काल। था, थे, थी, इसको हम कहाँ विनिमय कर सकते हैं? भूतकाल में, है ना। फर्स्ट ईयर में आपको ये सब बता दिया गया है कि काल, लिंग, वचन, इन सब का वहाँ पर जो भी हम सीखे थे उसका प्रयोग यहाँ पर अनुवाद करते समय हमें करना होगा। मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, हो गया ना। उसके बाद देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी, आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी, इसको हम तेलुगु में क्या कह सकते हैं? నేను హిందీ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, నేను హిందీ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను। मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, है ना। सुने थे ना, मैं हिंदी सीखना चाहता, चाह कोरुकोनु, वांट टू, चाह कोरुकोनु, कोरुकोनु को हम हिंदी में क्या कर सकते हैं? चाह। मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, है ना। ओके। कल्पना इज गोइंग टू स्कूल, इससे पहले हम राम बड़की पोताड़ू देखे थे, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर कल्पना ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్, కల్పన పాఠశాలకు వెళ్ళుచూ ఉన్నది। इससे पहले मैंने कहा कि तात्कालिक वर्तमान काल, ऐसे से संबंधित और एक वाक्य है, कल्पना पाठशाला जा रही है, कल्पना पाठशाला जा रही है ना। समझ में आया है ना। और उसके बाद देखिए और एक प्रश्न दिया गया है, फिर से एक, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, నీవు ఎక్కడకు వెళ్ళుచూ ఉన్నావు, నీవు ఎక్కడకు వెళ్ళుచూ ఉన్నావు। इसको कैसे पूछें? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तुम जो है ये मध्यम पुरुष है, तुम के साथ अगर वाक्य का आरंभ होगा तो उसका अंत हो से होगा, तो इसलिए तुम कहाँ जा रहे हो, వెళ్ళుచూ ఉన్నావు, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, నీవు ఎక్కడకు వెళ్ళుచూ ఉన్నావు, वेयर आर यू गोइंग, इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा। उसी प्रकार
Kanchana is writing a poem. Kanchana is writing a poem. कांचना कविता लिख रही है. कांचना कविता लिख रही है. अगर इसको तेलुगु में कहें तो क्या कहना चाहिए? कांचना कविता व्रायुचूयुन्नदी. लिख रही है ना, क्योंकि कांचना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की है, तो लिख रही है. कांचना कविता लिख रही है. पोएम का मतलब है कविता, है ना बेटा. अगला देखिए. ललिता ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాజార్. లలిత ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాజార్. లలిత బజారు నుండి వచ్చుచూయున్నది. ललित बाजार నుండి వచ్చుచూయున్నది. यह वाक्य दिया गया है, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा ललिता बाजार से आ रही है. ललिता बाजार से आ रही है ना. यहाँ पर और एक वाक्य दिया गया है, जैसे पहले मैंने कहा सार्वजनीन सत्य, उनमें एक है ये. एक इसको एक प्रकार से नारा भी कह सकते हैं, स्लोगन जिसको कहते हैं ना, उस तरह नारा भी कह सकते हैं. और एक तरफ से ये जो है सार्वजनीन सत्य. हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना. सही बात है. फिर भी इसको हम अगर अनुवादित करें तो कैसे होगा? तेलुगु में भी है ये वाक्य. अंग्रेजी में हेल्थ इज़ वेल्थ है, तो तेलुगु में आरोग्य में महाभाग्यम, है ना. तेलुगु में आरोग्य में महाभाग्यम. इसके लिए हिंदी में क्या होगा? स्वास्थ्य ही संपत्ति है. स्वास्थ्य, है ना. स्वास्थ्य ही संपत्ति है. और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि तंदुरुस्ती ही जीवन का वरदान है. वो भी चलेगा. अगर आपको वो याद आ गया परीक्षा में तो वो भी लिख लीजिए, लेकिन अर्थ ठीक तरह से बैठना है. हम पहले ही कह चुके हैं कि शब्द का अनुवाद ना हो. कोरे शब्दों का अनुवाद नहीं कहलाता. उसका भाव होना चाहिए और उसके साथ साथ अर्थ क्या बताया गया है इस वाक्य में, ऐसा इसको देखना चाहिए. स्वास्थ्य ही संपत्ति है या फिर तंदुरुस्ती ही जीवन का वरदान है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. और इसके बाद आता है विद्या. द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द लेसन. द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द लेसन. విద్యార్థులు పాఠము వ్రాయుచూ ఉన్నారు. విద్యార్థులు పాఠము వ్రాయుచూ ఉన్నారు. शायद आपको जैसे दिया गया है उनको भी ऐसा ही कोई नियोजन दिया गया होगा, तो वे लोग पाठ लिख रहे हैं. तो क्या कहना है उसको हिंदी में अनुवादित करते समय? विद्यार्थी पाठ लिख रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो बहुवचन शब्द है, वो भी पुल्लिंग का. तो अगर स्त्रीलिंग का होगा तो क्या होगा? विद्यार्थिनी, है ना. स्त्रीलिंग में विद्यार्थी पुल्लिंग है तो विद्यार्थिनी स्त्रीलिंग होगा. यहाँ पर विद्यार्थुलु, तो अंग्रेजी में तो ये भेद नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाषा की जो सहजता होती है उसके, और एक प्रकार से इसकी सीमाएं भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस जिसको कहते हैं ना, उसकी सीमाएं, उससे ज़्यादा उस भाषा में कुछ कह नहीं सकते. जैसे हम देखे थे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, है ना, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, ये हिंदी में जो जिन रिश्तों का प्रयोग हम कर सकते हैं उनको अंग्रेजी में नहीं कर सकते, है ना. उस तरह उसकी सहजता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. उसके मुताबिक हमें अनुवाद करना चाहिए. विद्यार्थी पाठ लिख रहे हैं. विद्यार्थी पाठ लिख रहे हैं, यह है एक वाक्य, है ना. విద్యార్థులు పాఠము వ్రాయుచూ ఉన్నారు. द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द लेसन्स. ये है. अब तक हम 25 पढ़ चुके हैं. और अगला देखिए. दे आर डूइंग वर्क. दे आर डूइंग वर्क. వారు పని చేయుచూ ఉన్నారు. వారు పని చేయుచూ ఉన్నారు. इसको क्या कहना है? वे काम कर रहे हैं.
वे काम कर रहे हैं, है ना। उसी तरह देखिए, द गर्ल इज रीडिंग द बुक, है ना। द गर्ल इज रीडिंग द बुक। इसको तेलुगु में क्या कहेंगे कि బాలిక పుస్తకము చదువుచూ ఉన్నది, బాలిక పుస్తకము చదువుచూ ఉన్నది, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, ऐसे कह सकते हैं इसको। और अगला देखिए, रवि विल गो टू हैदराबाद टुमारो, है ना। रवि विल गो टू हैदराबाद टुमारो, रवि रेपु हैदराबाद बेळताडु। यह किस काल में है बता सकते हैं आप? भविष्य काल में। अब तक हम भूतकाल में अनुवाद देखे थे और फिर वर्तमान काल में अनुवाद देखे थे, और अब हम भविष्य काल में थोड़ा बहुत देखते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है? रवि विल गो टू हैदराबाद टुमारो, रवि रेपु हैदराबाद बेळताडु कहा गया है। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? रवि कल हैदराबाद जाएगा, रवि कल हैदराबाद जाएगा। यहाँ पर क्या क्या होंगे? येगा, येगी, येंगे, येंगी, ओगे, ओगी। इन शब्दों का प्रयोग होने पर हम भविष्य काल को देख सकते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएंगी, जाओगे, तुम के लिए जाओगे, जाओगी माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। जाओगे पुल्लिंग का होगा, जाओगी स्त्रीलिंग के माने जा के लिए जो मैं बता रही थी, खा, पी, लिख, पढ़, सुन। आप जो भी क्रिया शब्द को देख लीजिए, आपका मनपसंद क्रिया ले लीजिए, उसमें आप जितने परिवर्तन करना चाहते हैं वो सब परिवर्तन अपने आप कर सकते हैं, कि काल से संबंधित या फिर लिंग, वचन, सबको इधर उधर मिलाते रहने से अलग अलग प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। उनको हिंदी में और तेलुगु में, आप तेलुगु वाले होंगे तो तेलुगु में तरह तरह के वाक्य बना लीजिए, अंग्रेजी वाले होंगे तो अंग्रेजी में तरह तरह के वाक्य बना लीजिए। उनको हिंदी में कैसे अनुवाद करना, ये अब हम देख रहे हैं, आपको भी देख लेना चाहिए, है ना बेटा। आई बात समझ में? रवि विल गो टू हैदराबाद टुमारो, तो रवि रेपु हैदराबाद वेळताडु, रवि कल हैदराबाद जाएगा, ये बताए गए हैं। उसी तरह और एक वाक्य देखिए, इसको हम कहते हैं ही कैन स्पीक हिंदी, कैन, అతడు హిందీ మాట్లాడగలడు, है ना। అతడు హిందీ మాట్లాడగలడు, గలుగుట, कैन। उसको हिंदी में कैसे कहें? वह हिंदी बोल सक, सक जिसको जब आता है उसको हम क्या कहते हैं? कैन, है ना। कैन మాట్లాడగలుగుట, तैर सकता हूँ, ఈదగలను, कैन स्विम। उसी तरह ఈదగలను, పాడగలను, రాయగలను, చూడగలను, వినగలను, इनको हम सक के माध्यम से कह सकते हैं। అతడు హిందీ మాట్లాడగలడు, वह हिंदी बोल सकता है, समझ सकता है, అర్థం చేసుకోగలడు, लिख सकता है, వ్రాయగలడు, है ना। बोल सकता है, మాట్లాడగలడు, खा सकता है, తినగలడు, खा सकती है, अगर आप कोई लड़की के बारे में कहना चाहते हैं, खा सकती है, తినగలదు, वो लड़की जो है वो खा सकती है, తినగలదు, शी कैन ईट, ऐसा होगा। उसी प्रकार और एक वाक्य देखिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स। इसको क्या कहना? మనము పెద్దలను గౌరవించాలి, మనము పెద్దలను గౌరవించాలి, यह एक नीति सूत्र है। तो इसका हिंदी में अनुवाद कैसा होगा? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, एल्डर्स, बड़ों का आदर करना चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब होगा
आदर करना, है ना बेटा। और देखिए, सूर्युడు తూర్పున ఉదయించును, तेलुगु में दिया गया है सूर्युడు तूर्पुन उदयिंचुनु। यह भी एक प्रकार का सार्वजनीन सत्य है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहें? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसको हिंदी में क्या कहना चाहिए? सूरज पूरब से निकलता है। पूरब माने ईस्ट, है ना, पूर्व दिशा जिसको कहते हैं पूरब, पूर्व है ये, पूर्व भाग, पूर्व है ना, पूर्वी, पूर्व, इसी पूर्व को ही पूरब कहते हैं। और एक प्रश्न आया है फिर से, इधर देखिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तेलुगु में इसको कैसे कहना है? नीकु ఏమి కావాలి, है ना, नीकु ఏమి కావాలి। इसको हिंदी में क्या कहें? तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, हाँ वो भी चलेगा, तुमको भी चलेगा, तुम्हें भी चलेगा। तुमको क्या चाहिए भी लिख सकते हैं, तुम्हें क्या चाहिए यह भी एक वाक्य है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगला वाक्य देखिए, द बॉयज आर लर्निंग हिंदी, द बॉयज आर लर्निंग हिंदी। విద్యార్థులు హిందీ నేర్చుకొనుచూ ఉన్నారు। ఆర్ कहना आर लर्निंग, तो నేర్చుకొనుచూ ఉన్నారు। इसको हम हिंदी में कैसे कहें? लड़के हिंदी सीख रहे हैं। बॉयस विद्यार्थुలు या फिर लड़के लिख सकते हैं, और विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, लड़के बालुरु भी लिख सकते हैं, चलेगा, है ना बेटा। विद्यार्थुలు हिंदी నేర్చుకొనుచూ ఉన్నారు, लड़के हिंदी सीख रहे हैं, द बॉयज आर लर्निंग हिंदी, ऐसे लिख सकते हैं। और आखिरी वाक्य जो है वो है, ए स्कॉलर इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, ए स्कॉलर इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। विद्वांसुడు ఎల్లెడలా गौरविంచబడతాడు। सही बात है ना, ये भी ट्रूथ जिसको कहते हैं, सच है ये। तो विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। विद्वान माने विद्वान जिसको कहते हैं हम, वह उसका सर्वत्र आदर होता है, सभी जगह वो गौरव पाता है। इसको हम विद्वान का आदर सर्वत्र होता है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इधर का आदर इधर, सर्वत्र इधर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर अनुवाद के बारे में देख चुके हैं, है ना बेटा। इसको फिर से एक बार माने अनुवाद क्या होता है यह फिर से एक बार देख लीजिए। अनुवाद करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अनुवाद क्या होता है यह मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको कि एक भाषिक प्रक्रिया होती है। ये अनुवाद शब्द का अर्थ है पीछे या बाद में कहना, माने जो बात एक भाषा में कही गई है उसको दूसरे भाषा में, अन्य किसी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही हम अनुवाद कहते हैं, है ना। अनुवाद करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए हमें, यह देख लीजिए। अनुवाद करते समय अनुवाद का महत्व क्या होगा और अनुवाद करते समय किन किन नियमों का पालन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप में से कोई अगर अनुवादक बने, ये जो अनुवादक जो है यह एक प्रकार का नौकरी भी होता है बेटा। अनुवादक लोकसभा राज्यसभा में या फिर बहुत सारे बैंक्स में भी अनुवादक ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट है। मैं शायद इससे पहले जो बैच निकले थे हमारे कॉलेज से, उनको मैंने अनुवाद के विषय में जो भी पोस्ट निकले थे सरकारी नौकरियां, वो एडवर्टाइजमेंट उनको भेजी थी मैं व्हाट्सएप में, कि वह भी एक प्रक्रिया है। अनुवाद एक प्रक्रिया है। अगर आप पीजी में माने एमए हिंदी करते समय आप अनुवाद को भी अलग से सीख सकते हैं, है ना। अनुवाद को से ट्रांसलेशन कोर्स होगा, अगर वो कोर्स आप कर लेते हैं तो अनुवादक की नौकरी भी हमें प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह मेरे बहुत सारे मित्र भी अनुवादक हैं। अभी भी 2-3 बैंक्स में मेरे जान पहचान के लोग हैं जो अनुवादक के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और इसको अगर आप कोई ऐसे वैसे मैंने 5 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, मार्क्स तो मिल ही जाते हैं बेटा, मार्क्स की बात नहीं है। उसके साथ साथ हमें अगर इस विषय में मैंने अनुवाद को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए, तब आपको नौकरी भी प्राप्त करने की ये शक्ति आ जाती है हम में। क्योंकि अनुवाद जो है, मैं साहित्यिक अनुवाद की बात ही नहीं कर रही कि कोई कहानी को अनुवाद करे, कोई कथा का अनुवाद करे, नाटक का अनुवाद करे, ये अलग बात है। कोई अपनी रुचि से भी कर सकते, जैसे हम जानते हैं ना पीवी नरसिम्हा राव जी 14 भाषाएं जानते हैं, किसी से किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। उन्होंने ही किया है ना। तेलुगु का विश्वनाथ सत्यनारायण जी का जो वेयी पड़गलु उपन्यास है ना, उसको पीवी नरसिम्हा राव जी सहस्रफण के नाम से हिंदी में अनुदित किए थे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि अन्य भाषाओं के बहुत बहुत महान महान ग्रंथों को हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले, अंग्रेजी से हिंदी में, तेलुगु से हिंदी में, विभिन्न गुजराती से, बंगाली से, सब भाषाओं से हिंदी में होते हैं। उसी प्रकार हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य, कहानी, कविता, इनको संसार के विभिन्न भाषाओं में भी अनुवाद होता है। संस्कृत भाषा से तो अनगिनत अनुवाद होते हैं, है ना। महाभारत का, रामायण का, भगवद गीता का, बौद्ध त्रिपिटकों का, ये अनुवाद साहित्य तो बहुत ही बड़ा है। मैं साहित्य की बात थोड़ा बहुत जान लीजिए, लेकिन मैं साहित्य से ज़्यादा आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि अगर आप ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, अनुवाद को एक सीरियस क्या कहते हैं अपने नौकरी के लिए एक विषय के रूप में ले लेंगे, तो ये हमारे लिए खाना भी दे सकता है ना। क्योंकि ये सीरियस जॉब हमारे लिए एक नौकरी भी दे सकता है। इस अनुवाद को अगर आप एक नौकरी का माध्यम भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक कोर्स होगा, ट्रांसलेशन कोर्स करके, वो कोर्स करने से हम अनुवाद की दुनिया में कदम रख सकते हैं। और आप तो देखते हैं ना, बहुत सारे फिल्म टीवी दुनिया में भी इन अनुवादकों की बहुत सारी ज़रूरत होती है आजकल। क्योंकि वो कोई एक सीरियल हो या कोई एक सिनेमा हो, उसको अंग्रेजी से तेलुगु में या अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से तेलुगु में, है ना, इस भाषा से उस भाषा में अनुवाद करते समय वहाँ पर जो आप देखते हैं ना सबटाइटल्स जो आते हैं, हाँ, उसको कौन लिखता है? ऐसे अनुवादक ही लिखते हैं, है ना। उस तरह अनुवाद कर आप एक ऐसा कीजिए, कोई एक सबटाइटल्स के साथ देखते रहिए, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो व्यक्ति जो कथन बोलता रहा है, नीचे जो अनुवाद दिया गया है वो कैसा है, माने वहाँ किस प्रकार का अनुवाद किया गया है। कि केवल शब्दों का नहीं, शब्दों का अनुवाद नहीं होता, अर्थों का या फिर भावों का अनुवाद होता है। वहाँ पर किस भाव का प्रयोग किया गया है, उस भाव का ही अनुवाद करने में अधिक महत्व प्राप्त होता है ना। बात समझ में आए है ना बेटा आपको, कि अनुवाद करते समय हमें शब्दानुवाद से ज़्यादा अर्थानुवाद या भावानुवाद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी तरह दोनों भाषाओं की सहजता को हमें दृष्टि में रखना चाहिए। उस भाषा का भी नाश ना हो, इस भाषा का भी नाश ना हो। उस तरह जो अच्छी बातें कही गई हैं उनको अपनी भाषा में और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना भी हमें सीखना चाहिए। अनुवाद का महत्व तो आपको पता चल गया होगा कि सांस्कृतिक समन्वय प्राप्त हो सकता है, बहुसंस्कृतियों का परिचय मिल सकता है हमें, है ना। विश्व साहित्य का हम जान सकते हैं, विश्व साहित्य में कौन कौन सी पद्धतियाँ आजकल हैं ये भी जान सकते हैं। और हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, तकनीकी के प्रचार भी होता है अनुवाद के माध्यम से, और उसी तरह भाषा का आदान प्रदान भी होता है। ये हुई अनुवाद के बारे में। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और विदा लेने से पहले एक बात कहती हूँ कि अगर आप कुछ वाक्य अपने तरफ से कुछ वाक्य लिख लीजिए। अंग्रेजी आप किस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उस मीडियम में लिख लीजिए, और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो पाठ है इसको आप पूरे अपने कॉपियों में लिख लीजिए और
अपने तरफ से 10 या 15 वाक्य, अंग्रेजी के हो या तेलुगु के हो सके तो दोनों भी लिख लीजिए, है ना। और भी ज्ञान बढ़ता है, जैसे सुडोकू भरते समय मैथमेटिकल ज्ञान बढ़ता है ना, उसी तरह अनुवाद करते समय भी हमारा बुद्धि विशेष रूप से काम करने लगती है। इसलिए आप दोनों भाषाओं में लिख लीजिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर कोई शब्द या कोई वाक्य आपको कुछ डाउट हुआ तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।